हेलो बच्चों, मेरा नाम है लोकेश सोलंकी एंड मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस लेक्चर में। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशन का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ और ग्रेविटेशन में क्या रिलेशन होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है बेटा। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये है कि जब मैं किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाऊंगा, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इस ऑब्जेक्ट पर क्या किया, फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट भी मुझ पर उतना ही फोर्स लगाएगा। दिस ऑब्जेक्ट आल्सो एक्सर्ट्स द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन अस। दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो कि आप जानते हैं। Means when a force, when an object exerts a force on another object, then that particular object also exerts force on the first object। ये है कि नहीं? मतलब क्या कहा मैंने कि when an object exerts force on another object, then another object also exerts equal amount of force on first object, isn't it? यही होता है ना बेटा। ये क्या था? ये था न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ये है हमारे न्यूटन्स का थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब इसका ग्रेविटेशन से क्या रिलेशन है, उसकी हम बात करें। हम जानते हैं कि अर्थ और एक ऑब्जेक्ट, व्हेन वी टेक अ अर्थ, ये है अर्थ, ठीक है, ये क्या है बेटा, अर्थ है, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट है, इट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अर्थ और इस ऑब्जेक्ट की क्या बीच रिलेशन है कि ये ऑब्जेक्ट और अर्थ एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, isn't it? Means the force of gravitation between the earth and object is known as a gravity। मतलब क्या कहा मैंने कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अर्थ पर फोर्स लगा रहा है, और ये अर्थ क्या कर रही है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही है। क्योंकि जो फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, क्या था न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ कि it is the force between the two objects when they are separated between some distance, and have their masses, then the force of gravity is equal to, directly proportional to the product of their masses, inversely proportional to the square of distance between them। that is the gravitational force of the Newton। यही होता था, यस। मीन्स अगर कहा जाए कि जो अर्थ है, अर्थ एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, on this particular object, then this particular object also exerts force on the earth, isn't it? इसका मतलब कि हम अगर इसी को करें, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को इस फॉर्म में लिखें, तो क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दैट when earth exerts a force, कौन सा, a force of attraction
a force of attraction on an object, then the object also exerts equal amount of force on the earth. But there is a question in our mind. एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए. क्या आना चाहिए कि सर माना ये जो पेन है, मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर और अर्थ के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, हम कह रहे हैं कि अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है, उतना ही फोर्स यह पेन अर्थ पर लगाएगी. इसका मतलब है कि अर्थ इसकी तरफ भी आना चाहिए. Why that pen is only falling towards the earth? सिर्फ यही पेन, सिर्फ कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ही तरफ क्यों जाता है, अर्थ उसकी तरफ क्यों नहीं आती है? दैट इज द क्वेश्चन. इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन है बेटा न्यूटन्स के सेकंड लॉ में छिपा हुआ है. ठीक है, कि एक स्टोन लिया हमने और स्टोन और अर्थ के बीच क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. जब हम स्टोन को फ्री करते हैं, रिलीज करते हैं, तो ये स्टोन नीचे जाता है ऊपर जाने की बजाय. तो स्टोन ही क्यों नीचे जा रहा है? अर्थ भी तो ऊपर आनी चाहिए ना. तो ऐसा क्यों? तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हम अगर देखें तो हमें पता है कि फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. इजंट इट? एक्सीलरेशन. ये इसका मतलब ये हुआ कि मास इनटू ए. तो एक्सीलरेशन क्या हुआ? फोर्स पर यूनिट मास. सो द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी is depend on the mass. एक्सेलरेशन क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास का. एक्सेलरेशन इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यही रीजन है कि जिस भी बॉडी का मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन बहुत कम होगा. Isn't it? तो ये कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है कि why the only stone is falling towards the earth but the earth is not coming upward towards the stone. ठीक है, तो क्या रीजन मिला हमें, उसे लिख लेते हैं. ठीक है, इसे आप नोट कर ले प्रॉपर वे में. तो हमें यहां से मिला है कि क्या मिला हमें ये मिला यहां से कि एक्सेलरेशन is inversely proportional to mass. Proportional to mass means कंडीशन की बात करें जिसका मास कम होगा. If the mass of a body is less, मास क्या है बॉडी का? लेस है. ठीक है, इट मीन्स द एक्सेलरेशन इन द बॉडी इज मैक्सिमम. एक्सेलरेशन क्या होगा उस कंडीशन में? ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा. सेकेंड कंडीशन, इफ मास ऑफ बॉडी इज mass of body is large, then acceleration is minimum. यही रीजन है. ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चला कि the object or the stone is the mass of the stone is very less. मास स्टोन का क्या होता है? बहुत लाइट वेट होता है. इसीलिए ओनली
stone move towards the earth, but the mass of the earth is maximum, बहुत लार्ज, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, देन द ओनली देन द अर्थ डू नॉट मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ओके, हो गया। चलिए अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट है। तो जो जो भी हम पढ़ रहे हैं यू हैव टू राइट, आप लिख लीजिए इसे, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है ये फ्री फॉल? ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक, फ्री फॉल क्या? फ्री फॉल का मतलब क्या? जब मैं इस पेन को रिलीज कर दूंगा, ठीक है, या इस पेन को जब मैं ड्रॉप कर दूंगा तो ये कहाँ जाएगी? अर्थ की तरफ जाएगी। तो उसी कंडीशन को कहते हैं हम फ्री फॉल। कि व्हेन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट released from some height, then it fall towards the surface of earth is known as the free fall। जैसे हम अगर छत से जंप करें, रूप से जंप करें तो क्या होगा? हम नीचे की तरफ जाएंगे, बट हम जंप कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। बट व्हेन वी रिलीज अ स्टोन और अ पेन और एनी ऑब्जेक्ट, फ्रीली रिलीज करना है, छोड़ना है, तो ये क्या होगा? हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, उसे ही कहते हैं फ्री फॉल। ठीक है, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is released or dropped from some height, then when an object is released or dropped from some height, then the object always fall towards the surface of earth, towards the surface of earth, due to gravitational force of the earth। is called free fall। आई बात समझ में कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, जब वो रिलीज किया जा रहा है या ड्रॉप किया जा रहा है कुछ हाइट से, then the object always fall towards the surface of the earth due to the gravitational force of the earth is called free fall। उसे क्या कहते हैं हम? कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। और जो बॉडी गिर रही है उसे कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, एंड द बॉडी इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ओके, सो ये होता है फ्री फॉल की कंडीशन। बट इसमें भी कुछ क्या थे? कुछ कंफ्यूजन्स थे कि कुछ लोगों ने क्या माना, ऐसा मानना कि जिस बॉडी का वेट क्या होगा? लाइट होगा, जो हल्की होगी वो धीरे धीरे नीचे जाएंगी, और जिस बॉडी का वेट क्या होगा? ज्यादा होगा, भारी होगी, वो जल्दी नीचे जाएंगी। अगर मैं इस पेन को और एक स्टोन ले लूं, उन दोनों को अगर साथ में छोड़ूं तो क्या पाऊं कि ये पेन धीरे से नीचे जाएगी, ये और ये स्टोन जल्दी चले जाएगा। ओके, बट ऐसा नहीं है। गैलीलियो ने ऑब्जर्वेशन किया कुछ समय बाद, और उन्होंने क्या पाया कि जब हम एक हल्के ऑब्जेक्ट को और एक भारी ऑब्जेक्ट को, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो स्टोन लिए, एक का साइज छोटा था, एक का मास
एक का मास कम था, एक का मास ज्यादा था। दोनों को लेजिंग पीसा के जो टावर है, टावर ऑफ पीसा, उसके ऊपर से दोनों ऑब्जेक्ट को गिराया, रिलीज किया। देन ही ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एक्सेलरेशन है बॉडी का, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन इज डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि अर्थ का एक्सेलरेशन हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट पर सेम होगा, चाहे उसका वेट कितना भी कम या ज्यादा क्यों ना हो, द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, इट मीन्स यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी doesn't depend on mass of the body। ओके, ये बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करेगा। इट मीन्स अ लाइटर बॉडी एंड अ हेवी बॉडी बोथ फॉल्स एट द सेम टाइम। दोनों की दोनों सेम टाइम पर एक ही पॉइंट पर या एक ही सरफेस पर गिरेंगी। ठीक है, तो ये होता है कंडीशन ऑफ फ्री फॉल एंड द न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड द ग्रेविटेशंस रिलेशन। ठीक, सो थैंक यू एंड पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ